Hello friend, I am Rahul Tomar. I welcome to all of you on my YouTube channel IND Concept. आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मोशन लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने प्रकार का होता है, मोशन से संबंधित कुछ शब्द जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग आदि को विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दैनिक जीवन में मोशन से संबंधित घटित होने वाली घटनाएं। आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन यानी कि विराम और गति की। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम उसे विराम अवस्था में कहते हैं, जैसे घर, पेड़ आदि। और यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है उसे हम मोशन में कहते हैं, यानी कि गति अवस्था में, जैसे वॉकिंग मैन, मूविंग कार, रनिंग ट्रेन आदि। ये बड़ा आसान है, आप लोग सभी बता सकते हो कि कौन ऑब्जेक्ट मोशन में है, कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आगे हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, यानी कि विराम और गति एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि सापेक्ष होता क्या है। यहां पर दो शब्द आते हैं, एक होता है निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट और एक होता है सापेक्ष यानी कि रिलेटिव। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है 1 मीटर है और हम इस ऑब्जेक्ट को मून पर लेकर जाते हैं और मैं आपसे पूछता हूं क्या मून पर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज होगी। अगर आप कहते हो कि नहीं, इसकी लंबाई मून पर भी सेम होगी, तो मैं कह सकता हूं लंबाई निरपेक्ष होती है, एब्सोल्यूट होती है। और अगर आप यह बोलो कि नहीं, चंद्रमा पर इसकी लंबाई बदल जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई क्या है, सापेक्ष होती है। यहां पे कहा गया है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, यानी कि विराम और गति एक दूसरे के सापेक्ष होती है। इसका मतलब यह हुआ एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर गति और विराम दोनों में हो सकता है। जैसे सपोज करो ये दो कार एक ही डायरेक्शन में और एक ही वेग से जा रही है, एक ही डायरेक्शन में है और सेम इनकी वेलोसिटी है। तो इस कार के ड्राइवर को देख के कह सकता है कि वो रेस्ट में है। बट सड़क पर खड़ा व्यक्ति कोई भी देख के क्या कहेगा, नहीं, ये दोनों मोशन में है। दूसरी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो, आपके सामने कोई पैसेंजर बैठा है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो पैसेंजर रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप कहोगे कि वो पैसेंजर मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। बट सड़क पर खड़ा कोई बच्चा उन्हें देख के क्या कहेगा कि नहीं, वो मोशन में है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट और मोशन दोनों में है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, आपके रूम में कोई टेबल रखी है, आपके रेस्पेक्ट में वो टेबल कैसी है, रेस्ट में है या मोशन में है। आप कहोगे कि वो रेस्ट में है। बट अगर मैं कहूं कि पृथ्वी से खड़ा होकर बाहर कोई ऑब्जर्वर अगर उसे देखे तो वो कहेगा कि अर्थ रोटेट हो रही है और अर्थ के साथ साथ वो टेबल भी रोटेट हो रही है, वो कहेगा कि टेबल किस में है, मोशन में है। तो वो किस में कहेगा, टेबल किस में है, मोशन में। यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है। कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, कौन ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। यहां पे ये बात हमेशा याद रखना, रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो रेस्ट में है ना मोशन में है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर कि ऑब्जर्वर कौन है। नेक्स्ट अगर हम कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करें, जैसे
आपने देखा होगा अधिकांश उपग्रह पूर्व दिशा में क्यों लॉन्च किए जाते हैं। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे सपोज करो ये कोई रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति के हाथ में कोई पत्थर है। ये इस पत्थर को किसी भी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक सकता है। अब ये व्यक्ति जो है इस ट्रेन के ऊपर आ जाता है और इस डायरेक्शन में ये पत्थर फेंकना चाह रहा है। अब देखो पत्थर की स्पीड क्या होगी। अब बड़े ध्यान से आप इसे समझना, क्योंकि दैनिक जीवन में कई सारी घटनाएं इसी सिद्धांत पर आधारित है। ट्रेन की स्पीड क्या है? 100 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस रुके हुए व्यक्ति की भी स्पीड कितनी है जो ट्रेन के ऊपर खड़ा है? ये 100 मीटर पर सेकंड। इसके हाथ में जो पत्थर है उसकी स्पीड भी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। जब ये पत्थर को फेंकेगा तो रुके हुए पत्थर की स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ट्रेन की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है। तो जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो पत्थर की स्पीड होगी 110 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं कहूं आप कहो कि हम रेस्ट में हैं, तो हम रेस्ट में किसके अकॉर्डिंग है? आसपास जो हमारा सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम रेस्ट में हैं। बट एक्चुअल में जो पृथ्वी रोटेट हो रही है उसकी स्पीड के इक्वल हमारी स्पीड है या नहीं? यानी कि अर्थ की जो स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड भी है, भले ही हम अपने आप में आसपास के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग किस में हो? रेस्ट में हो। यानी कि पत्थर की स्पीड कितनी होगी यहाँ पे? 110 मीटर पर सेकंड। अब इसी से आपका पहला क्वेश्चन मिल जाएगा कि अधिकांश उपग्रह पूर्व दिशा में क्यों लॉन्च किए जाते हैं। अब देखो यह आपकी अर्थ है। हमें पता है अर्थ जो है रोटेट हो रही है। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है और अर्थ के घूमने की गति है 1674 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं ईस्ट डायरेक्शन में फेंकूं तो उस ऑब्जेक्ट में अर्थ के रोटेशन जुड़ जाएंगे, यानी कि उससे जो है एडिशनल स्पीड मिलेगी। इसी कारण अगर हम कोई भी रॉकेट या सैटेलाइट इस डायरेक्शन में अगर हम लॉन्च करें तो उसमें क्या होगा? अर्थ के रोटेशन की स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी, जिससे हमारे ईंधन की क्या होगी? बचत होगी। यानी कि अगर आप पूर्व दिशा में कोई पत्थर भी फेंकते हो, भले ही आप उस पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक सकते हो, परंतु उसकी गति में एक्चुअल में पृथ्वी के रोटेशन की स्पीड भी जुड़ जाएगी, यानी कि 1674 किलोमीटर उसमें जुड़ के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपग्रह प्रेक्षण यान कई चरणों के क्यों बनाए जाते हैं? देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा, आपका ये हमने मान लिया कि ये है पीएसएलवी। और पीएसएलवी को आप लोगों ने देखा होगा, ये आपका 4 स्टेप का रॉकेट है। अब इन्हें 4 स्टेप को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सपोज करो हमारे पास ये कोई सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट को हमें लॉन्च करना है 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे, जबकि हमारे जो इंजन है वो केवल स्पीड ले पा रहे हैं 5 किलोमीटर पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड वो गेन कर सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? कई सारे इंजनों को एक सीरीज में लगा देंगे। जैसे हमने ये इंजन सीरीज में लगाए। अब जैसे ही हमने पहला इंजन स्टार्ट किया तो पूरे रॉकेट की गति इसने कितनी कर दी? 5 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि दूसरे इंजन की रुके हुए की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर सेकंड। जब दूसरा इंजन 5 किलोमीटर पर सेकंड पर स्टार्ट होगा
तो ये पूरे के पूरे रॉकेट की गति को कर देगा 10 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसे ही जब तीसरे इंजन की रुकी हुई की रफ्तार कितनी है, 10 किलोमीटर पर सेकंड। जब ये 10 किलोमीटर पर सेकंड पर स्टार्ट होगा तो पूरे रॉकेट की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर सेकंड। सेम ऐसे ही जब चौथे इंजन की रफ्तार रुकी हुई की कितनी है, 15 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऐसे में जब ये लॉन्च होगा तो पूरे रॉकेट की रफ्तार कितनी हो जाएगी आपकी, 20 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि जो सैटेलाइट को हमें लॉन्च करने वाली स्पीड थी वो हमने बड़ी आसानी से हासिल कर ली। साथ ही साथ अगर हम स्पेस में कोई भी प्रोब को लॉन्च करते हैं, कोई भी प्रोब अगर हम लॉन्च कर रहे हैं या कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड दी जा सके ताकि वो कम से कम टाइम में अपने मिशन को कंप्लीट करें। इसी कारण जितने भी रॉकेट लॉन्च व्हीकल हैं, हम उन्हें कई स्टेप के, कई चरणों के, कई स्टेज में उन्हें बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, यानी कि कोरियोलिस बल क्या है। कोरियोलिस बल की अगर हम बात करें, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, चाहे वो पवन की बात करें हम विंड की, चाहे वो महासागरीय जलधाराओं की बात करें वाटर करंट की, तो नॉर्थ ग्लोब में तो वे चलते हैं क्लॉकवाइज, जबकि साउथ ग्लोब में वे सब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये किस कारण है, ये भी आपका अर्थ के रोटेशन के कारण हुआ है, यानी कि ये भी किससे रिलेटेड है, मोशन से। हालांकि कोरियोलिस फोर्स का एक अलग चैप्टर है, हम डिटेल में कोरियोलिस फोर्स को वहीं पे देखेंगे। नेक्स्ट आता है चलती बस से नीचे उतरते समय व्यक्ति थोड़ा क्यों दौड़ता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कई बार, जब कोई चलती बस से उतरता है तो उसे उतरने के कुछ समय बाद तक का बस के साथ साथ भागना पड़ता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमने देखा भी है कि वो गिर जाता है। इसका कारण क्या है, जो व्यक्ति बस में खड़ा है या बैठा है, जो बस की स्पीड है वही व्यक्ति की स्पीड है रुके हुए की। और अगर वो व्यक्ति बस में से उतरते ही बस के साथ ना भागे तो हमें पता है व्यक्ति के पास मास है द्रव्यमान, और अगर उसके पास मास है तो उसके पास जड़त्व भी है इनर्शिया। इनर्शिया के कारण क्या होगा, वो मूवमेंट में ही रहेगा व्यक्ति, यानी कि बस की जो स्पीड है इनर्शिया चाहेगा उसी स्पीड के इक्वल व्यक्ति को चलाना। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया होता क्या है। तो उस इनर्शिया के अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या है, आगे की तरफ गिर जाएगा अगर वो नहीं भागेगा। तो ये एग्जाम्पल भी किसका था, आपका रेस्ट एंड मोशन का। नेक्स्ट बात करते हैं निरपेक्ष गति निर्धारित नहीं की जा सकती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एब्सोल्यूट मोशन को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो इसके क्या कारण है, इसके अगर हम सबसे पहले कारण की बात करें तो हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। ये हमें बताया था एडविन पी हब्बल ने। हब्बल लॉ ने हमें बताया कि एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जाती है या जा रही है, यानी कि जिस दुनिया में हम हैं इस दुनिया का आकार बड़ा होता जा रहा है। और जब दुनिया का आकार बड़ा होता जा रहा है यानी कि कंटिन्यूअस मोशन में है, तो हम मोशन एब्सोल्यूट मोशन को तो निर्धारित कभी भी नहीं कर पाएंगे। इससे छोटे स्केल पे आते हैं। इससे छोटे स्केल की अगर हम बात करें, बात आती है आकाशगंगा गैलेक्सी की। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी। अब एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारी गैलेक्सी जो है 600 किलोमीटर पर सेकंड की गति से स्पेस में ट्रेवल कर रही है, यानी कि हमारी गैलेक्सी की रफ्तार कितनी है, 600 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये स्पेस में जा रही है। अब अगर हम ये मान लें कि हम रेस्ट पे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी के ऊपर ही तो हम हैं। तो हम सब की रफ्तार भी इनडायरेक्टली कितनी है, 600 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे छोटे और स्केल पर अगर हम जाए तो
आपका सन एंड सोलर सिस्टम, सूर्य और सौरमंडल। हमें पता है हमारी गैलेक्सी की जो भुजाएं है वो डेंस गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूम रही है और उन एक भुजा पे हमारा सूर्य भी स्थित है, यानी कि सूर्य भी गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है। सूर्य अपना एक चक्कर पूरा करता है 25 करोड़ सालों में, जिसे एक कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर में कितने वर्ष होते हैं, 25 करोड़ या 250 मिलियन ईयर्स। तो यानी कि सूर्य भी क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, और सूर्य के साथ साथ हमारे सारे प्लैनेट, उनके मूव ये भी तो जा रहे हैं, यानी कि हमारा सौरमंडल क्या है, मूव कर रहा है। और सूर्य के मूव करने की रफ्तार कितनी है, 230 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि हम इनडायरेक्टली हम सब का वेग, आपके रूम के अंदर एक टेबल रखी है या आपका बेड जो है वे सब 230 किलोमीटर पर सेकंड की गति से स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है सन के चारों ओर राउंड कर रही है और उसकी रफ्तार है आपकी 30 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आप ये मान कर चल रहे हो कि हम बैठे हैं अपने रूम में और हम रेस्ट में हैं, नहीं, इनडायरेक्टली आपकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकंड। साथ ही साथ हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी रोटेट हो रही है, जिसकी रफ्तार 1674 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट अगर हम अर्थ से भी छोटे लेवल पे आ जाए तो महाद्वीप का नाम आपने सभी ने सुना होगा, कॉन्टिनेंट। तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी ने हमें बताया कि जिस प्लेट के ऊपर पेड़, खेत, घर, पहाड़ है, तो ये आपका जो क्रस्ट है ये तो सॉलिड फॉर्म में है, बट इसके नीचे जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। और ये क्रस्ट जो है, जो ये प्लेट है सॉलिड फॉर्म, ये उस लिक्विड के ऊपर तैर रही है, फ्लोटिंग कर रही है। और जब ये तैरती है तो इसमें मूवमेंट भी होता है, और उस मूवमेंट के कारण आपके अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो, इस टाइप की घटनाएं घटित होती है, या पर्वतों का निर्माण। ये सब किनके कारण हुआ है, जब आपके कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। और कॉन्टिनेंट एवरेज एक साल में 1 इंच की गति से ये क्या है, मूव करते हैं, 1 इंच पर ईयर की गति से ये मूव करते हैं। हालांकि अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट अलग अलग होता है। जैसे संसार की सबसे फास्ट मूविंग टेक्टोनिक प्लेट है आपकी कोकोस, जो आपकी 3 इंच पर ईयर की गति से मूव करती है। इसे याद रखना, ये संसार की सबसे फास्टेस्ट टेक्टोनिक प्लेट है जो मूव कर रही है। और सबसे कम स्पीड पर यूरेशिया प्लेट, लगभग आपकी 0.84 इंच पर ईयर की गति से वो खिसकती है। और सभी का एवरेज कितना है, 1 इंच पर ईयर। अगर हम कॉन्टिनेंट से भी छोटे लेवल पे चले जाएं तो बात आती है पार्टिकल की, कण की। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमें बताया कि सभी मैटर के पार्टिकल जो है कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। यानी कि आपका शरीर जिन परमाणु अणुओं से मिलकर बना हुआ है वे अपनी जगह पे ही एक रैंडम मोशन कर रहे हैं, और उस रैंडम मोशन को हम डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर में। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं उसके मॉलिक्यूल और एटम्स जो है मूव कर रहे हैं ज्यादा रफ्तार से, और अगर टेम्परेचर कम है तो उनके पास मोमेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनकी कम है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, वे भी अपनी जगह पे कांस्टेंट रैंडम मोशन कर रहे हैं। यानी कि यहां पे भी हम एब्सोल्यूट मोशन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आता है आपका लाइट। लाइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, लाइट की स्पीड को हमने माना है यूनिवर्स का एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी कि
इसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास ट्रेन है और ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन की रफ्तार हमने मान ली 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखो इसे, ये संभव नहीं है बट हमने मान ली, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है आपकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसी कारण अगर हम इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा या 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को लेते तो लाइट की स्पीड में जो है बहुत कम हम चेंज देखने को मिलता। इसीलिए हमने लाइट की स्पीड के लगभग ट्रेन की चाल ली है। तो ट्रेन की चाल कितनी है? 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और लाइट कितना जाता है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक व्यक्ति जो है यहां पे टॉर्च लेके खड़ा हो जाता है और इस टॉर्च से लाइट रे निकलती है। तो आप मुझे बताओ कि अब लाइट की स्पीड कितनी होगी? जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, ये व्यक्ति पत्थर लेके खड़ा था तो पत्थर में ट्रेन की रफ्तार जुड़ गई थी। अब की बार ये टॉर्च लेके खड़ा हुआ है, क्या प्रकाश की चाल में इस ट्रेन की चाल जुड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे बदला नहीं जा सकता। भले ही ये ट्रेन आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर चलती तो इस टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश ट्रेन के साथ साथ ट्रेवल करता। किसी भी फिजिक्स के सिस्टम के ऊपर लाइट की स्पीड को चेंज नहीं किया जा सकता। और एक बात यहाँ पे और भी याद रखना कि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट से फास्ट मूव नहीं कर सकता। इसकी कई सारी वजह है, आइए उन वजह को देखते हैं। क्यों प्रकाश की गति से तेज यात्रा करना असंभव है? वाई फास्टर देन लाइट ट्रेवल इज इम्पॉसिबल। अब देखो, इसकी कई वजह हो सकती है। जैसे पहली वजह की अगर हम बात करें, थोड़ा ये टेक्निकल है, बड़े ध्यान से समझना। आपने एक इक्वेशन देखी होगी, E इजकल टू mc²। ये इक्वेशन ऐसे नहीं है, ये इक्वेशन कुछ ऐसे है कंप्लीट, E² इजकल टू mc² का होल स्क्वायर प्लस pc का होल स्क्वायर। E यहां पे क्या है? E है आपकी एनर्जी, ऊर्जा। M क्या है यहां पे? मास, द्रव्यमान। C यहां पे क्या है? प्रकाश की चाल। P यहां पे क्या है? संवेग, मोमेंटम। संवेग। और C तो क्या हो गया? लाइट की स्पीड। यहां तक का समझ में आया? E क्या है? एनर्जी। M क्या है? मास। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अभी हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। P क्या है यहाँ पे? मोमेंटम, संवेग। संवेग क्या होता है आपका? संवेग मोमेंटम होता है P इजकल टू M इंटू V, यानी कि द्रव्यमान, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? मोमेंटम, संवेग। यहां तक का समझ में आया? अब देखो, इसे रफ कर देते हैं और इस इक्वेशन को फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
अब देखो E इजकल टू एम सी स्क्वायर आता कहां से है? इसी इक्वेशन को अगर हम आगे सोल्व करें और हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है आपका रेस्ट में। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, यानी कि उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जीरो। ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, यानी कि ई स्क्वायर इजकल टू एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस पी जीरो हो जाएगा। पी इंटू सी, जब ये जीरो मल्टीप्लाई सी से होगी तो ये भी जीरो, यानी कि जीरो का होल स्क्वायर। अब जीरो का होल स्क्वायर क्या होगा? जीरो, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर, तो E इजकल टू एम सी स्क्वायर। ये इसलिए आती है, यानी कि ये इक्वेशन किसकी एनर्जी को आपको बताती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फिर एनर्जी क्या होगी आपकी? E स्क्वायर इजकल टू एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी सी होल स्क्वायर। ये एनर्जी उसके पास होगी। यहां तक का समझ में आया? अब देखो बात करते हैं आगे, इसे पूरे को रफ कर देते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका v इजकल टू सी पी सी अपॉन ई। ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी कि उसके वेलोसिटी की फॉर्मूला, इक्वेशन। v क्या है? वेलोसिटी। c अभी हमने देखा था स्पीड ऑफ लाइट। p क्या है यहाँ पे? मोमेंटम, संवेग। c प्रकाश की चाल, e ऊर्जा। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की चाल के इक्वल चलेगा तो क्या होगा? v इजकल टू सी के इक्वल होगा, तभी तो उसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगी। और v c के इक्वल करने के लिए पी सी अपॉन ई का मान 1 करना पड़ेगा, यानी कि पी सी इजकल टू ई होना चाहिए। और इस इक्वेशन में ऐसा कब संभव है? देखो अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि E PC के इक्वल हो जाए। बट अगर हम जैसे फोटोन की बात करें, E इजकल टू फोटोन के पास कोई मास नहीं होता तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? वो मासलेस है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ऐसे में क्या हो गया? PC स्क्वायर। तो ऐसे में गया तो E इजकल टू क्या आया आपका? PC। यानी कि यहां से एक चीज हमें निकल के आई, ईपीसी के इक्वल तब हो सकता है अगर पार्टिकल के पास मास ना हो, यानी कि वे कण जो द्रव्यमान नहीं रखते उनकी रफ्तार हमेशा प्रकाश की रफ्तार के बराबर होगी। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, मासलेस पार्टिकल हमेशा प्रकाश की रफ्तार के बराबर इक्वली ट्रेवल करेंगे। देखो ज्यादा नहीं, वो उसके इक्वल ट्रेवल करेंगे, क्योंकि मासलेस पार्टिकल के पास क्या होता है? E इजकल टू पी सी होता है। नेक्स्ट कारण हम ये देख लेते हैं, यहां पे समझ में आया पहला पॉइंट, जिन कणों के पास द्रव्यमान नहीं होगा उनकी रफ्तार हमेशा प्रकाश की रफ्तार के बराबर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा m इजकल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो m0 क्या है? यहाँ पे रेस्ट मास, यानी कि ऑब्जेक्ट का रुका हुआ द्रव्यमान। v क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड। और m क्या है? मास। देखो आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर अर्थ पे 10 kg है तो मून पे भी उसका मास चेंज नहीं होता।
हम वो बात करते हैं केवल रेस्ट मास की। बट अगर मास एक मूवमेंट में है, ट्रेवल में है, तो मास जो है इंक्रीज हो भी सकता है और डिक्रीज भी होगा। अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मास जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, ऑब्जेक्ट का मास भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। रेस्ट मास हमेशा एक जैसा होगा, चाहे रेस्ट मास को आप सन पे ले जाओ, चाहे रेस्ट मास को आप मून पे ले आओ, चाहे वो आप अर्थ पे रखो। तो रेस्ट मास जो है यानी कि रुका हुआ द्रव्यमान जो है वो हमेशा एक जैसा होगा। बट जब ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ उसका मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि मास हमेशा एक समान नहीं रह सकता ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या है, मास। अब देखो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी यानी कि v² बढ़ेगी, अगर वो लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए, यानी कि जब वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे होगा तो vc के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ये कटेगा तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो पूरा का पूरा m इजकल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। यानी कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की चाल के बराबर चलेगी तो उसमें अनंत मास आ जाएगा। एक छोटे से इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, जिसके पास बहुत ही सूक्ष्म सा द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास, अगर हम उसे भी लाइट की स्पीड के इक्वल ट्रेवल कराए तो वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन ही आपका पूरी पृथ्वी से भारी, पूरे सौरमंडल से भारी, यानी कि पूरे इस अनंत यूनिवर्स से भारी हो जाएगा। और जब इतना अनंत द्रव्यमान को एक्सेलरेट करने के लिए हमें अनंत इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे खुद पूरे यूनिवर्स के पास भी नहीं है। एक छोटी सी बॉल की अगर हम बात करें, क्रिकेट की बॉल, उसे आप आसानी से बड़े हाथ से आप उठा लेते हो, बट वो जब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी तो उसके पास अनंत द्रव्यमान होगा, यानी कि वो पूरी की पूरी इस यूनिवर्स से भारी हो जाएगी। उसके द्रव्यमान को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और उससे आगे अगर हम उसे इसकी स्पीड बढ़ानी है तो हमें इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे एक्सेलरेट करने के लिए, जो हमारी पूरी यूनिवर्स के पास भी नहीं है। तो सेकंड पॉइंट हमें ये मिला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है, यानी कि वो द्रव्यमान है ऑब्जेक्ट के पास, तो वो केवल लाइट की स्पीड का 99.99% ही हासिल कर सकता है, कभी भी 100% भी हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रहेंगे। पहला पॉइंट क्या कहा, जिन ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है वो हमेशा लाइट की स्पीड के इक्वल ट्रेवल करेंगे, ना कम ना ज्यादा। और जिन ऑब्जेक्ट के पास मास है उनकी स्पीड लाइट की स्पीड का केवल 99.99% ही हो सकती है, कभी भी 100% भी नहीं हो सकती। इसका कारण क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास अनंत हो जाएगा लाइट की स्पीड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना।